तो आज हम जो है एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास है तो चीज़ों को ध्यान से समझते चलना और इसका प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते चलना। इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो साथ साथ मैं बताता चलूंगा। तो आप लोग नोट डाउन करो। इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ऐप बनाना हो, चाहे आपको विंडोज एप्लीकेशन बनाना हो, चाहे मोबाइल ऐप बनाना हो, चाहे वेबसाइट बनाना हो, चाहे एआई से रिलेटेड ऐप बनाना हो, आपको डेटाबेस तो यूज करना ही करना है। बिना डेटाबेस के आप कोई भी एप्लीकेशन बना ही नहीं सकते, कोई भी लैंग्वेज हो। तो डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। डेटाबेस का काम होता है डेटा को परमानेंट स्टोर करना। सही से बंद कर दो। तो डेटाबेस का काम होता है डेटा को क्या करना, परमानेंट स्टोर करना। ठीक है। तो जब तक आप डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करोगे तो किसी भी ऐप में आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे Naukri.com है। मान लो आपने Naukri.com पे आपने क्या किया। मान लो आपने Naukri.com पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया आपने 1 साल पहले, और 1 साल के बाद भी अगर लॉगिन करते हो तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, डेटाबेस से। तो Naukri.com का जो वेबसाइट है उसके डेटाबेस में आपका सारा डेटा स्टोर होता है, और वहां से वो डेटा फेच करके फिर शो करता है। कोई भी एप्लीकेशन पे आप काम करो, चाहे मोबाइल ऐप हो, चाहे वेब ऐप हो, चाहे एआई से रिलेटेड ऐप हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे गेम हो, हर जगह आपका डेटाबेस यूज हो रहा है। तो बिना डेटाबेस के नॉलेज के आप किसी भी फील्ड में स्विच नहीं कर सकते। आपको पाइथन फुल स्टैक में जाना है, आपको डेटा एनालिसिस में जाना है, आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, एआई इंजीनियर बनना है। बिना डेटाबेस के आप जो है, सही से बन को तो बिना डेटाबेस के नॉलेज के आप कुछ कर ही नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो आज इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले कि डेटाबेस होता क्या है, और इंटरव्यू में डेटाबेस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एराइज होते हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल का अगर फुल फॉर्म देखें, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। नोट डाउन करते चलना, साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए। तो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, जिसको शॉर्टकट में सीक्वल भी बोला जाता है। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीक्वल। अब एसक्यूएल को स्टार्ट करने से पहले आपसे इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहले हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले लिखो डिफिनीशन ऑफ डेटाबेस। ऑनलाइन में किसी को कुछ क्वेरी होगी तो हैंड रेज करके पूछ लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका एराइज होता है कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है। तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज डेटाबेस। तो किसी को कुछ आइडिया है डेटाबेस क्या होता है। अगर आपको डेटाबेस को एक लाइन में डिफाइन करना हो कि डेटाबेस होता क्या है तो आप क्या बताओगे। हाँ, कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर आपके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस।
जैसे मान लो एक कंपनी है। बंद कर दो। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक एमएनसी कंपनी है, उसमें 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक्सेल शीट में मैंने उन 500 एम्प्लॉयज का पूरा रिकॉर्ड मैंने मेंटेन कर लिया कि हर एम्प्लॉय का आईडी क्या है, नेम क्या है। उन नहीं आ रही? अब आ रही है? हैं? आ रही है ना? तो मान लो एमएनसी कंपनी में 500 एम्प्लॉयज हैं, और उन 500 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड हमने एक जगह मेंटेन करके रख लिया। उनकी अलग अलग आईडी होगी, नेम होगा, एज होगा, उनका डिजिग्नेशन होगा, उनकी सैलरी होगी, उनका मोबाइल नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा। एक जगह हमने मेंटेन करके रख लिया। तो उसी के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। तो सिंपल सा एक लाइन में डेटाबेस को आप डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी अगर हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस बोलेंगे। आ गई बात समझ में? तो सिंपल सा आप इसका डिफिनीशन नोट करो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन that can be organized so that it can be accessed, managed and updated। तो अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाता है डेटाबेस का, तो सिंपल सा आपको बताना है कि कोई भी आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज फॉर्म का मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। कोई भी डेटा अगर आपका टेबल के फॉर्म में है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में है, तो उसी के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस बोलेंगे, जिसको हम एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे और मैनेज करेंगे। ठीक है? तो सिंपल सा एक लाइन में आपको ये डिफिनीशन याद रखना है, नोट कर लो। तो ऐसे ऐसे इंटरव्यू में आपसे रिटन टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो कंपनीज आती रहती है, कैंपस होता है, ओनली एसक्यूएल के लिए भी कंपनी आती रहती है। तो अगर आपने एसक्यूएल भी अगर अच्छे से कर लिया, तो केवल एसक्यूएल के लिए जब कंपनी आती है उसमें जब आप बैठोगे तो आप एसक्यूएल पे भी जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ओनली एसक्यूएल पे जॉब लग गया, ऑलरेडी वो कर रहे हैं। ठीक है? तो बहुत सारी कंपनी ऐसी आती है जिनका काम ही ओनली डेटाबेस पे होता है। ठीक है? अब एसक्यूएल जो आपको करना है, 3 लेवल पे सीखना है। एक बिगनर लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल और एक एडवांस लेवल। तो तीनों लेवल पे आपको अच्छे से एसक्यूएल को सीखना है। ठीक है? तो एसक्यूएल को करने में आपको 1 महीना, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है? आ रही बात समझ में? तो पूरे डिटेल्स में इसको आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप, और इसका प्रॉपर आपको नोट्स बनाते जाना है। एसक्यूएल को सीखने के लिए कौन है भाई? बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल अलाउड नहीं है। तो एसक्यूएल सीखने के लिए ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। एसक्यूएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक क्वेरी लैंग्वेज है। इसमें आपको हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्वेरी मिलेगी। उस क्वेरी की बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आ गई बात समझ में? रटने वाले बने बनाए सिंटेक्स हैं, उस सिंटेक्स को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है?
उससे इसमें आप क्वेरी नहीं बना सकते। जो बने बनाए जो सिंटेक्स हैं, बस उसी को आपको याद करने हैं। और दो चार बार जब आप सिस्टम पे प्रैक्टिस कर लोगे तो सिंटेक्स अपने आप आपको याद हो जाएगा। इतना क्लियर? तो डिफिनीशन ऑफ डेटाबेस क्लियर हो गया। अब आपको इतना पता है कि डेटाबेस में जो भी डेटा आपका स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है ना? और टेबल के बारे में आपको पता है कि टेबल जो है आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में क्या होता है। गेट बंद कर दो, यहीं पे जाओ आगे। अब इतना आप लोगों को पता है कि जो टेबल होता है वो रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। सब बनाते चलना साथ साथ, कॉपी पे नोट्स बनाते चलना साथ साथ। नोटबुक नहीं लाए? पेज ले लो, पेन ले लो किसी से, प्रॉपर इसका अच्छे से नोट्स बनाना है। ये आपका टेबल है। तो इतना आप लोगों को पता होगा कि जो आपका टेबल होता है वो रो एंड कॉलम में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो अब आपको टेक्निकली एक चीज याद रखना है कि जो टेबल होता है वो कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स होता है ना? अब जो रो होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको रो बोलते हैं। तो रो को आप रो बोलो, रिकॉर्ड बोलो, या फिर टपल बोलो, या फिर डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में कभी भी हम रो को रो नहीं बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। तो टेक्निकली जब आप डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग में जब आप काम करोगे और जब आपको डेटा सेट मिलेगा एक्सेल के फॉर्म में, तो उसमें जितने भी रो होंगे, कभी भी रो को हम रो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। तो ये टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रखना है। तो इसका मतलब रो को रो बोलो, रिकॉर्ड बोलो, टपल बोलो, सैंपल बोलो, बात एक ही है। क्लियर? और कॉलम को, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। आप कॉलम को कॉलम बोलो, या फील्ड बोलो, या फिर एट्रीब्यूट्स बोलो, या फिर इसको डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में कॉलम को कभी भी कॉलम नहीं बोलेंगे, फीचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीचर। तो अभी से आप लोगों को ये सब चीजें, टेक्निकल जो नाम मैं बता रहा हूँ, ये सब याद रखना है। रो एंड कॉलम तो सिंपल नेम है, लेकिन आपको रो एंड कॉलम नहीं बोलना, सैंपल और फीचर बोलना है। ठीक है? बंद कर दो, बंद कर दो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अब डेटाबेस का डिफिनीशन सबको क्लियर हो गया कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलेंगे। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया अभी कि एमएनसी कंपनी में 500 एम्प्लॉयज हैं, उनका रिकॉर्ड हमने एक जगह मेंटेन करके रख लिया, तो वो आपका क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, है ना? तो कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके कलेक्शन को
हम डेटाबेस बोलेंगे। और डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यही सब टास्क आगे हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। आई बात समझ में? जी ढूंढो। चलो अब नेक्स्ट लाइन में लिखो आप। डेटा डिफिनीशन तो लिख लिया सबने। एसक्यूएल का फुल फॉर्म सबको क्लियर है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसको शॉर्टकट में सीक्वल बोलते हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट लाइन में लिखो। पीछे आवाज आ रही है ना सबको, स्पीकर से आ रही है ना अच्छे से? चलो तो नेक्स्ट लाइन में लिखो। इन ऑल डेटाबेसेस, इन ऑल डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन, इन ऑल डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन स्टोर्स इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर, टेबुलर फॉर्मेट, टेबल के फॉर्म में, है ना। और आगे लिखो नेक्स्ट। टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम्स। tables are divided into row and columns। इतना क्लियर? तो डेटाबेस में जो भी डेटा आपका स्टोर होगा, कोई भी डेटाबेस अगर आप पढ़ते हो, तो हर डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल के फॉर्म में होगा। और टेबल आपका रो एंड कॉलम में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब नेक्स्ट लाइन में लिखो। ईच रो, ईच रो आर also called, each row are also called record, tuple or sample। तो रो बोलो, रो को आप रिकॉर्ड बोलो या टपल बोलो या सैंपल बोलो, बात एक ही है ना। तो जैसे इस टेबल में देख के आप बताओ कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। इस टेबल के अंदर टोटल रिकॉर्ड कितने हैं? नहीं, तीन बताओगे। हमेशा पहले वाले को काउंट नहीं करते। पहला वाला जो होता है हमेशा वो हेडर रो होता है। जैसे मान लो इसमें मैंने आईडी दे दिया, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय की सैलरी। तो पहले वाले रो को ना कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि वो पहला वाला जो रो होता है वो हमारा हेडर रो होता है। ठीक है, तो जब भी हम रिकॉर्ड काउंट करेंगे पहले वाले को छोड़ के, तो इसका मतलब इस टेबल में टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, तीन। और फीचर कितने हैं, चार। आईडी, नेम, एज, सैलरी। क्लियर? चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो। ईच कॉलम, ईच कॉलम आर also called, each column are also called field attributes or feature। field attributes or feature। ठीक है, तो अभी से आप लोग को याद रखना है कि रो को रिकॉर्ड, टपल, सैंपल बोलते हैं और कॉलम को फील्ड, एट्रीब्यूट या फीचर बोलते हैं। इतना क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम। इतना क्लियर? अब ये आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा टेबल होता है, टेबल का अनदर नेम क्या होता है। तो आप नोट कर लेना कि जो हमारा टेबल होता है ना, टेबल को
बन गए। इंटिटी भी बोलते हैं। तो अब आप टेबल को टेबल बोलो या इंटिटी बोलो, बात एक ही है। तो टेक्निकल वर्ड में टेबल को इंटिटी बोला जाता है। ठीक है। सेम वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस का अनदर नेम क्या होता है। तो डेटाबेस को टेक्निकली स्कीमा बोलते हैं। तो डेटाबेस बोलो या स्कीमा बोलो, बात एक ही है। तो लिख लेना। तो ये सब टेक्निकल नाम आप लोग को याद रखना है कि डेटाबेस को स्कीमा बोलते हैं और टेबल को इंटिटी बोलते हैं। तो यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। तो कोई भी आपके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो उसके कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलेंगे। और डेटाबेस आपका टेबल के फॉर्म में होता है। कोई भी डेटाबेस पढ़ोगे तो उसमें जो डेटा स्टोर होगा परमानेंट, वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। और टेबल आपका रो एंड कॉलम में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को पीछे? सबने नोट डाउन कर लिया? तो ये सब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको डेटाबेस में पता होना चाहिए। रिटन टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। कि टेबल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है ना। आगे देखो। तो जब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे तो इन्हीं सब पे हमें काम करना है। टेबल बनाना सीखना है, डेटाबेस बनाना सीखना है, रो एंड कॉलम बनाना सीखना है। चलो, अब आप कुछ ऐसे कुछ बना लो। 4 बॉक्सेस बनाओ। यहाँ तक किसी को कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो पूछ लेना। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चलो ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था कि टेबल में आपका रो एंड कॉलम होता है। और कॉलम को फील्ड, एट्रीब्यूट्स या फीचर बोलते हैं। तो अगर मैं, मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं। अगर मैं बहुत सारे फील्ड्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा? अगर अगर मैं ऐसे 5 अलग अलग फील्ड हैं, पांचों फील्ड को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो हमारा क्या बन गया? रो बन गया, रिकॉर्ड बन गया। तो यानी कि अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। लिखना मत, अभी समझ लो। और अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा? है? नहीं, ऐसे ऐसे अगर मल्टीपल रिकॉर्ड कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा?
टेबल बन जाएगा ना, टेबल ही तो बनेगा। तो यानी कि अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड टेबल्स। और अगर मैं बहुत सारे टेबल्स को कंबाइन करके एक जगह रख दूं तो क्या बन जाएगा? डेटाबेस। समझ में आई बात थोड़ा? तो एक बार इसको पहले बना लो, फिर मैं लिखवाता हूँ। ऐसे कुछ इमेज बनाओ। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। लिखिए, फिर आगे लिखो, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड टेबल्स। तो हो गया, एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड, एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड टेबल्स, और अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स आर कॉल्ड डेटाबेस। हाँ जी, यस बताइए, क्या डाउट है? सर रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को टेबल कैसे बोलेंगे? रिकॉर्ड्स में तो केवल रिकॉर्ड्स आएगा ना, अरे फील्ड आपके थोड़ी आएंगे। पास ये रिकॉर्ड है, ये देखो, ये अभी मैंने टेबल आपको बनाना सिखाया था। यस सर। टेबल में मैंने अभी क्या बताया था, अगर आपने मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपने बना दिया तो इसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? टेबल ही तो बोलेंगे, और क्या बोलोगे? सर इसमें फील्ड्स तो है ही नहीं ना लेकिन। अब ऑब्वियस सी बात है, जब रिकॉर्ड बनाओगे तो फील्ड तो होगा ही होगा। समझ गए? ओके सर। हाँ। चलो, इतना क्लियर है सबको? तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो गया, डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, रो क्या होता है, और कॉलम क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो ये सब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को अभी से याद रखना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कुछ इमेजेस हैं, इसमें कुछ नोट्स हैं, एक बार देखो। डेटाबेस का डिफिनीशन अभी मैंने लिखवाया आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट नाम से एक डेटाबेस बनाया हुआ है, और स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर कंप्यूटर साइंस नाम का एक टेबल है, और इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है? 3। और नंबर ऑफ कॉलम 4। दिख रहा है? रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, और फीस है। कितना क्लियर? तो रो को रिकॉर्ड और टपल बोलते हैं, कॉलम को फील्ड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और टेबल को एंटिटी बोलते हैं, और डेटाबेस को स्कीमा बोलते हैं। कितना क्लियर? चलो आगे देखो। अब टेबल का डिफिनीशन एक बार नोट कर लो एक लाइन में। टेबल बनाना नहीं है, केवल डिफिनीशन नोट करना। तो एक एक लाइन में ये डिफिनीशन इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज टेबल। तो अगर आपके पास टेबल के बारे में पूछा जाता है तो एक लाइन में आपको ये डिफिनीशन बताना है कि टेबल इज द स्ट्रक्चर इनसाइड डेटाबेस that contains data organized in columns.
कोई भी टेबल जो है आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में डिफाइंड होता है, और टेबल को इंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? चलो, टेबल का डिफिनीशन हो गया सबका? पीछे आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब कॉलम के बारे में एक लाइन डिफिनीशन लिख लो। तो कॉलम फील्ड फीचर या एट्रीब्यूट्स, बात एक ही है। तो पहले वाले रो को हेडर रो बोलते हैं। इस टेबल के अंदर आपका स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस, ये 3 कॉलम है, और इसके अंदर 4 रिकॉर्ड है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नोट कर लिया सबने? अब रो के बारे में भी नोट कर लो। सर पीछे दिखाने एक बार। तो रो बोलो, रिकॉर्ड बोलो, टपल बोलो, सैंपल बोलो, बात एक ही है। सर कॉलम वाला दिखाने एक बार। हाँ जी, बताइए। सर वो पीछे का रह गया। टेबल नहीं बनाना है, बस डिफिनीशन नोट करना है। टेबल बनाना तो हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। यस सर हो गया। हो गया? इस तरह से हो अब गया आप सर। लोगों को। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। हो गया सर हो गया। तो इस तरह से आपको डेटाबेस का डिफिनीशन, टेबल, रो, कॉलम क्या क्या होता है, सब चीज, बेसिक चीजें क्लियर हो गई। तो कोई भी जब डेटाबेस जब आप पढ़ोगे ना, तो हर डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। इतना क्लियर हो गया? और टेबल आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। ठीक है। चलो, अब आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इतना नोट कर लिए सब लोग? चलो, अब आप लोगों ने, अब ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपने डीबीएमएस का नाम सुना होगा, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक आपने आरडीबीएमएस का नाम सुना होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है। रियल में जब मार्केट में सबसे पहले जब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया था,
तो सबसे पहले डीबीएमएस को डेवलप किया गया था। ठीक है। अब रियल लाइफ में किसी भी इंडस्ट्री में डीबीएमएस यूज नहीं होता। ठीक है। अब हर जगह आपको आरडीबीएमएस मिलेगा। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। डीबीएमएस में ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ड्रॉबैक होंगे जिसको दूर करके आरडीबीएमएस को डेवलप किया गया। तो पहले जब डीबीएमएस बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, और उसी ड्रॉबैक को दूर करके मॉडिफाई करके डीबीएमएस से आरडीबीएमएस को डेवलप किया गया। आ गई बात समझ में? इतना क्लियर? तो डीबीएमएस का मतलब आपको ये बताना है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? डीबीएमएस। और इसका नाम आरडीबीएमएस इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हम एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बना सकते हैं। डीबीएमएस में रिलेशनशिप बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। अब जरूरी तो है नहीं कि आपके रियल लाइफ प्रोजेक्ट में एक ही टेबल यूज होगा। अब मोस्टली अगर हम प्रोजेक्ट जब बनाना सीखते हैं तो एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होता है। कुछ इंफॉर्मेशन पहले टेबल में होता है, कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में होता है, कुछ तीसरे में होता है। तो आपस में तीनों में जब तक आप रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तब तक तीनों टेबल से इंफॉर्मेशन गेट कर पाओगे। तो वहां पे डीबीएमएस फेल कर जाता था। आ गई बात समझ में? तो डीबीएमएस के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, तो वन बाय वन हमें ड्रॉबैक देखने होंगे और आरडीबीएमएस के एडवांटेज देखने होंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। ठीक है। तो पहले डीबीएमएस के बारे में आप नोट कर लो। सर टेबल मत बनाना। हाँ जी बताइए। सर, मैं पूछ रही थी कि एक्सेल में भी डेटा रोज एंड कॉलम्स में ही होता है, एसक्यूएल में भी डेटा रोज एंड कॉलम्स में ही होता है। हाँ हाँ हाँ। तो तो मतलब ऐसा मेजर डिफरेंस क्या होता है फिर? मतलब हम जहाँ पे एसक्यूएल यूज कर रहे हैं वहाँ क्या एक्सेल यूज नहीं कर सकते, या फिर जहाँ पे हम एक्सेल यूज कर रहे हैं वहाँ हम एसक्यूएल यूज नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। रियल में जब आप डेटा एनालिसिस में जब आप काम करोगे ना, तो हाँ सर। आपको करना ये होता है कि जब आपको डेटाबेस का टेबल मिलेगा ना, तो हम्म। डायरेक्ट आप टेबल पे तो काम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जो टेबल में जो डेटा होगा ना, उस टेबल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल फाइल में स्टोर करेंगे और फिर हम एनालिसिस करेंगे। समझ गए? अब एक्सेल अच्छा। में रो एंड कॉलम नहीं होता, तो टेबल के डेटा को हम उसमें स्टोर कर पाते हैं? नहीं सर। अब मान लो आपको बोल दिया गया है कि टेबल के डेटा को मेरे को एमएस वर्ड में स्टोर करना है, तो प्रॉब्लम आएगी ना? करेक्ट। हाँ। तो आगे चल के यही सब चीजें तो सीखनी है। ठीक है। यस। तो डीबीएमएस के बारे में सबको क्लियर हो गया? ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डीबीएमएस। जो हमारे डेटा को स्टोर करके रखे, अपडेट करे, है ना, उसको मैनेज करे, डिलीट करे, इंसर्ट करे, तो वो सारे ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डीबीएमएस। और डीबीएमएस के ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, इंटरव्यू में पूछ लिया। तो डी बेस है, फॉक्स प्रो बहुत ही फेमस था, पहले फॉक्स प्रो चलता था, अब नहीं चलता। अब इसमें आपका एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसको मत लिखना। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डीबीएमएस हुआ करता था, अब इसको आरडीबीएमएस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेस आता है ना, जब आप अपने सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको एमएस एक्सेस मिलेगा। तो उसमें भी जब आप काम करोगे ना रो एंड कॉलम के फॉर्म में, तो वो भी एक तरह से डेटाबेस का काम करता है।
ठीक है, तो उसको अब RDBMS बना दिया गया है। वहां पे भी हम मल्टीपल टेबल में रिलेशनशिप बना सकते हैं, पहले नहीं बना पाते थे। ठीक है, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस DBMS में आता था, अब इसको RDBMS में कन्वर्ट कर दिया है। इतना क्लियर? तो DBMS क्या होता है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो, आजकल आपने अगर डेटाबेस सुना होगा कि अलग अलग रियल लाइफ इंडस्ट्री में जो डेटाबेस यूज होता है, तो आपने सुना होगा मल्टीपल डेटाबेस का नाम सुना होगा। कौन कौन सा? एक आपने ओरेकल का नाम सुना होगा, सुना है? एक आपने MS SQL सर्वर का नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ओरेकल ओरेकल कंपनी का है, और MS SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का। फिर माई SQL सर्वर डेटाबेस। फिर इसका एग्जाम्पल तो आपका DBase हो गया और ऑक्सप्रो, जो अब यूज नहीं होता। इन सब डेटाबेस का नाम सुना है आप लोगों ने? हम्म। तो ऐसे ऐसे डेटाबेस आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में। कोई कंपनी ओरेकल पे काम करती है, कोई कंपनी SQL सर्वर पे काम करती है, कोई कंपनी माई SQL पे काम करती है, कोई पोस्टग्रे SQL पे काम करती है, कोई SQLite 3 पे काम करती है। वो NoSQL है, अलग है वो, है ना, वो अलग पार्ट है, आगे बताऊंगा। इतना क्लियर? तो ये सब जितने मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ना, ये सारे RDBMS के एग्जांपल है। ठीक है, जो करंट रियल लाइफ इंडस्ट्री में यूज होता है। आ गई बात समझ में? तो कोई भी अगर आपने RDBMS एक पढ़ लिया, तो बाकी सब पे स्विच करना इजी होता है। बस थोड़े बहुत सिंटेक्स ही चेंज होते हैं। आई बात समझ में? ओरेकल जो डेटाबेस है वो ओरेकल कंपनी का है, जो बहुत ही कॉस्टली आता है, परचेस करना पड़ेगा, 2 लाख का आता है। ठीक है, अगर आप SQL सर्वर पे काम करना चाहते हो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, 1.5 लाख का आता है। ठीक है, जबकि ये नीचे के जो चार मैंने लिखे हैं ना, ये ओपन सोर्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली कंपनी ओपन सोर्स पे काम करती है ना, और इन सब में भी फीचर वही होता है जो ओरेकल और SQL सर्वर में होता है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? बस ओरेकल में SQL सर्वर में थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, जल्दी उसको कोई हैक नहीं कर सकता। परचेस करोगे, पैसे दोगे, तो सिक्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये सारे जो डेटाबेस हैं, ये RDBMS हैं। इन सब में एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब RDBMS के बारे में नोट कर लो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपसे DBMS और RDBMS के बारे में पूछा जाता है, तो कुछ ऐसे आपको बताना है।
मेन हमें RDBMS ही पढ़ना है, क्योंकि DBMS अब यूज नहीं होता। तो कहीं पे भी आपको DBMS नहीं मिलेगा, अब हर जगह आपको RDBMS का कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब अभी मैं आपको जब डिफरेंस बताऊंगा DBMS और RDBMS में, तब आपको रियल में पता चलेगा कि DBMS यूज क्यों नहीं होता। तो DBMS में बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जिसकी वजह से अब DBMS यूज नहीं होता। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट अभी तक? तो SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके RDBMS के। जितने भी आप मोबाइल ऐप यूज करते हो, उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है डेटाबेस, वो SQLite यूज होता है। हाँ जी, इतना हो गया सबका। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। यहाँ तक सबका हो गया। अब हमें देखना है डिफरेंस क्या होता है। तो अब हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। तो यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। आप दो कॉलम बना लो,
पहले कॉलम में लिखो डीबीएमएस और दूसरे कॉलम में लिखो आरडीबीएमएस। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में मेजर मेजर क्या क्या डिफरेंस होता है। चलो एक बार ये चारों डिफरेंस नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है। ये चार डिफरेंस नोट करो। पीछे सबको दिख रहा है ना? हाँ जी। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो यही सारे डिफरेंस आप लोग को बताने हैं। हाँ जी, इतना हो गया सबका? बताऊं? अब एक एक डिफरेंस ध्यान से समझना। जब हम डीबीएमएस में काम करते थे ना, तो उसमें जो डेटा स्टोर होता था वो फाइल के फॉर्म में होता था। यानी कि वहाँ पे टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता था ना, वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर होता था, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता था। जबकि आपकी कोई भी डेटा अगर आप टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हो, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, तो वो डेटा आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। तो आरडीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता था, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। और टेबल में डेटा अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा तो डेटा को एक्सेस करना इजी होगा। अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा अगर है तो वहां से डेटा को सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक डीबीएमएस का ये था कि डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था वो फाइल के फॉर्म में होता था, टेबल के फॉर्म में नहीं होता था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि डीबीएमएस में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता था। क्लाइंट सर्वर का मतलब ये है, ध्यान से समझना। मान लो कोई एक एमएनसी कंपनी है, उस एमएनसी कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिका में है और उसकी ब्रांच ऑफिस आपके इंडिया में, ठीक है, और अनदर कंट्री में भी है।
ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज हैं उसके। ठीक है। अब जो हेड ऑफिस होता था वहां पे पहले, अब क्या होता था कि पहले जब हम काम करते थे डीबीएमएस में, तो मान लो अमेरिका में हेड ऑफिस में जो जो काम होता था डेटाबेस में, उस डेटाबेस पे काम करने के बाद उस डेटाबेस का वो बैकअप लेते थे, और बैकअप लेने के बाद उस बैकअप को जितने भी ब्रांच ऑफिस थे वहां पे वो सेंड करते थे। ठीक है। फिर ब्रांच ऑफिस में जितने भी सिस्टम लगे होते थे उस बैकअप को रीस्टोर करते थे, तब उनको पता लगता था कि डेटाबेस में क्या क्या काम हुआ है। लेकिन अब रियल में तो ऐसा नहीं होता। अब तो हम यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, अमेरिका में बंदा जो बैठा होता है वो देख रहा होता है, और वो जो काम कर रहा होता है वो बैठे बैठे हम देख रहे होते हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है। तो हेड ऑफिस में आपका सर्वर सिस्टम लगा होता है, और बाकी सारे ब्रांच ऑफिस में क्लाइंट सिस्टम से आपस में वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। आई बात समझ में? तो डीबीएमएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता था, जबकि आरडीबीएमएस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता था। तो बैठे बैठे जो हम काम यहाँ पे कर रहे होते हैं वो वहां पे बंदा देख रहा होता है, जो वहां पे काम कर रहा होता है बैठे बैठे हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। आ गई बात समझ में? कोई बैकअप और रिस्टोर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लियर हुआ? हाँ। अब रियल में अब क्या होता है कि जितनी भी एमएनसीज कंपनी होती है, हेड ऑफिस में सर्वर सिस्टम लगा होता है। ठीक है। और क्लाउड सिस्टम के थ्रू जितने भी ब्रांच ऑफिस होते हैं उसमें जो सिस्टम्स लगे होते हैं, क्लाइंट सिस्टम, आपस में वो सर्वर से ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि सर्वर पे जो भी बंदा काम कर रहा होता है वो क्लाइंट सिस्टम पे जो बंदा बैठा होता है वो बैठे बैठे देख रहा होता है, और क्लाइंट पे जो काम कर रहा होता है वो बैठे बैठे सर्वर पे देख रहा होता है, रियल टाइम। आ गई बात समझ में? लेकिन पहले डीबीएमएस में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। वहां पे हेड ऑफिस में जो बंदा काम करता था पहले वो बैकअप लेके हर ब्रांच ऑफिस में सेंड करता था। फिर उस बैकअप को, ठीक है, पहले आपको पता है फ्लॉपी डिस्क आता था, सीडी आता था, तो सीडी के थ्रू उससे रीस्टोर करना पड़ता था। ठीक है। अब वो सब सिस्टम नहीं है। ठीक है। चलो, तो दोनों समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है डेटाबेस का, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन जो टेक्निक है वो डीबीएमएस सपोर्ट नहीं करता है, जबकि आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। तो जब हम आरडीबीएमएस पढ़ेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक हम पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। इंटरव्यू में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके हम डेटाबेस में डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, है ना, एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जब टेक्निक पढ़ेंगे तो इसमें आपको अलग अलग रूल्स मिलेगा। 1NF का रूल मिलेगा, 2NF मिलेगा, 3NF मिलेगा, BCNF मिलेगा। तो बहुत सारे रूल्स हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के टेक्निक को आरडीबीएमएस तो सपोर्ट करता था, लेकिन डीबीएमएस सपोर्ट नहीं करता था। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके हम डेटाबेस में डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। अब डीबीएमएस जब क्लाइंट सर्वर को कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता था, तो एक सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है। और अगर आरडीबीएमएस क्लाइंट सर्वर को कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है तो एक सिस्टम पे एट ए टाइम मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब चारों डिफरेंस क्लियर हो गया। तो हर तरह से अगर हम देखें तो आपको आरडीबीएमएस का एडवांटेज मिलेगा। डीबीएमएस का ड्रॉबैक क्लियर हो गया। और लिखो, पांचवा और छठवां नोट नेक्स्ट नोट करो।
तो ये 1 बाय 1 ये सारे डिफरेंस आप लोग को याद रखने होंगे। ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक। सर स्क्रीन चली गई है। क्या चीज? कांट सी योर स्क्रीन सर। क्या? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अरे किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी है। आपके साइड से इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। सर कोई और कर रहा था शेयर पहले। बाकी स्क्रीन सबको तो शेयर दिख कर रहा दी है थी ना? किसी ने। नहीं हाँ, अभी ये नहीं दिख रहा स्क्रीन था। अब तो स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा हाँ, नोट कर लिया। तो पांचवा डिफरेंस आपको ये बताना है कि आपका जो आर्ट डीबीएमएस होता था, डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था कुछ ऐसे स्टोर होता था, कुछ ऐसे ट्री के फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऐसे हियरार्किकल ऐसे। ठीक है, जबकि आपका आरडीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था वो प्रॉपर टेबल के फॉर्म में स्टोर होता था, और रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। जबकि डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में। अब इसको एडवांटेज आप समझ सकते हो। डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर अगर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता था तो उसके लिए कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास लैपटॉप की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर छोटे होते थे और किसी भी सिस्टम में इजीली इंस्टॉल हो जाते थे। लेकिन अगर आपको आरडीबीएमएस का कोई भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हाई होना चाहिए। एटलीस्ट आपके सिस्टम में 8 GB का रैम होना चाहिए। अगर 4 GB का रैम होगा तो स्लो काम करेगा, 2 GB में तो इंस्टॉल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हाई कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपके पास लैपटॉप है तभी आपका आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। और इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगता है। ठीक है, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर अगर इंस्टॉल करोगे तो कम से कम 1 घंटा लगता है इंस्टॉल करने में। ओरेकल इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 16 GB का रैम होना ही होना चाहिए। ठीक है, i5 i7 आपका लैपटॉप होना चाहिए। अगर लो कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है तो ओरेकल एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हाई कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर लो कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है तो उस पर वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? तो 6 डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो आगे, नेक्स्ट डिफरेंस लिखो, 7th और 8। एक एसिड प्रॉपर्टी होती थी, डीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता था। एसिड का फुल फॉर्म है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एसिड का फुल फॉर्म लिख लेना, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी।
हाँ जी, इतना सबने नोट कर लिया। अब ध्यान से समझ लो एसिड प्रॉपर्टी होती क्या थी। जब हम आरडीबीएमएस पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टीसीएल कमांड मिलेगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसका एडवांटेज ये होता है, जैसे आप एमएस वर्ड में, एक्सेल में कहीं पे भी काम करते हो और गलती से कुछ डिलीट हो जाती है, तो आप कंट्रोल जेड करके अनडू करके वापस ला जाते हो। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है आरडीबीएमएस में। आरडीबीएमएस में टीसीएल कमांड मिलेगा और टीसीएल कमांड के थ्रू, मान लो कोई टेबल में हम काम किए, हमने टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखा है और गलती से किसी रिकॉर्ड को हमने डिलीट कर दिया, तो मैं रोल बैक कमांड का यूज करके उसको वापस ला सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपका डीबीएमएस में नहीं था। डीबीएमएस में गलती से कोई डेटा अगर हमने डिलीट कर दिया तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता था, उसको हम वापस नहीं ला सकते थे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। तो अभी नहीं, तो आपका डीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता था, आरडीबीएमएस करता था। इतना क्लियर। नेक्स्ट एडवांटेज ये है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये है कि डीबीएमएस में कोई भी मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, सेम रिकॉर्ड को अगर मैं बार बार इंसर्ट करता था तो उसमें इंसर्ट हो जाता था, यानी कि उसमें डेटा के डुप्लीकेसी को हम रिमूव नहीं कर पाते थे। जबकि आरडीबीएमएस में डेटा के डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना दिए गए, प्राइमरी की, यूनिक की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना दिए गए जिनका यूज करके हम डेटा के डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। एक बार अगर हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया और मैं चाहता हूं कि सेम रिकॉर्ड में बार बार इंसर्ट करूं तो वो एक्सेप्ट ना करे, तो ऐसा हम आरडीबीएमएस में कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। डेटा की डुप्लीकेसी को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट डीबीएमएस में नहीं दे रखा था। तो आगे बात समझ में। तो हर तरह से अगर हम देखें तो डीबीएमएस में बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बस एक फीचर को छोड़ दें, बस ये लाइट वेट होता है तो किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, बाकी तो सारे ड्रॉबैक हैं। आ गई बात समझ में? अभी नहीं, इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो अब अगर आपसे इंटरव्यू में डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में पूछा जाता है तो अब अच्छे से आप सारे डिफरेंसेस बता सकते हो। तो ये सारे डिफरेंस आपको याद रखना है ना?